नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शामिल होकर छात्र छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता परीक्षा पे चर्चा को सुना और इसके उपरांत विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए सीएम साय ने बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी भयमुक्त और तनाव रहित वातावरण में करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल देश की प्रगति की चिंता नहीं करते, बल्कि ये युवाओं से विशेष जुड़ाव भी रखते हैं। उनका ये प्रयास है कि भावी पीढ़ी सही निर्णय ले और साथ ही जीवन की परीक्षाओं को आत्मविश्वास के साथ देश हित में अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करे। प्रधानमंत्री की ये सोच परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से मूर्त रूप लेती है, जो देश के करोड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों को भी संबल प्रदान करने वाली पहल है। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से लगातार परीक्षा के समय देश के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं, उन्हें मूल्यवान टिप्स भी दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले कि भोपाल से आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि ईडी ने सौरभ की रिमांड ली है। जिला कोर्ट ने ईडी को दी सौरभ की रिमांड। 17 फरवरी तक ईडी को मिली सौरभ की रिमांड। अब तक ईडी केंद्रीय जेल में कर रही थी पूछताछ। अब ईडी सौरभ, चेतन और शरद से करेगी अलग अलग पूछताछ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले कि जिला कोर्ट ने ईडी को सौरभ की रिमांड दी है। भोपाल जिला अदालत में मंगलवार को करोड़ों की काली कमाई करने वाले परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन और शरद जायसवाल को पेश किया गया। बड़ी खबर, जहां पर अब ईडी सौरभ, चेतन और शरद से अलग अलग पूछताछ भी करेगी। दरअसल ये पूरा मामला करोड़ों की काली कमाई का है, जहां पर परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन और शरद जायसवाल को पेश किया है। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है और 6 दिन की अभी मिली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानिश खान जुड़ चुके हैं। दानिश, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल जिला कोर्ट ने ईडी को सौरभ की रिमांड दे दी है, और ये ऐसा क्यों हुआ कि ईडी ने सौरभ और चेतन और शरद को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि एक बार और पूछताछ हो चुकी है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल 4 फरवरी को सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर को लोकायुक्त पुलिस से संबंधित मामले की अदालत में कोर्ट में पेश किया गया था। यह कोर्ट में तीनों को 17 फरवरी तक न्यायालयिक हिरासत में रखा गया था। दानिश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अभी 6 दिन की ही मिली है। पूरा क्या मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी तक लगातार सौरभ और चेतन और शरद को पुलिस के सामने अलग अलग और आमने सामने बैठाकर पूछताछ की थी। कई सवाल अनसुलझे हैं, ईडी को उनके जवाब नहीं मिल पाए, इसलिए उनसे कोर्ट में दोबारा आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड मांगा गया। जी, ये मामला कैसे उजागर हुआ? क्योंकि भोपाल जिला अदालत में मंगलवार को करोड़ों की काली कमाई करने वाले परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल हैं ये, और इस दौरान सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल को पेश किया गया था। जी बिल्कुल आया जी 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए की गाड़ी मिली थी, जिसको लेकर जो है सौरभ शर्मा के घर पे छापेमारी हुई थी, जिसमें कई संपत्ति के खुलासे हुए थे। और सौरभ शर्मा को जो है गिरफ्तारी के बाद कई पूछताछ की, उसके बावजूद जो है उन लोगों के सवाल अनसुलझे रहे। उसके बाद इनको न्यायालय में पेश कर जेल भी जगाया था। आज जो है ईडी ने इनका रिमांड मांगा है। जी, अगर बात की जाए 7 दिन की, तो 7 दिन में ईडी रिमांड पर सौरभ शर्मा है और 52 किलो गोल्ड और 11 करोड़ कैश समेत प्रॉपर्टी को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो ये एक नॉर्मल सी जॉब करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी 52 किलोग्राम गोल्ड मिला है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसमें कई जो है बड़े दिग्गज नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि लोकायुक्त का मानना है और ईडी का मानना है कि जो अवैध सारी संपत्ति मिली है ये कई बड़े अधिकारियों की हो सकती है। तो कई बड़े नाम जो उनके राज अभी खुलना बाकी है। जी, और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि ईडी ने अभी गिरफ्तार किया है 3 लोगों को ही।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सौरभ शर्मा के परिजन जो है उनके खिलाफ भी जो है पूछताछ की जा रही है, उनसे भी, और कई जो रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके माता पिता का नाम भी जो है डीएम का टेंडर मिला है, पेट्रोल पंप मिला है, और जो बेटा है उसका आगे वो मिली है। दानिश खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है। इस मौके पर नानाखेड़ा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। विधायक अनिल जैन, कालूखेड़ा और शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे हैं। हमारे द्वारा हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने आज का दिन समर्पण दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। आज हम पूरी पार्टी उज्जैन नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में समर्पण दिवस के रूप में मनाती है और पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी के कार्यालय को चलाने के लिए, पार्टी की व्यवस्था को चलाने के लिए हर व्यक्ति से समर्पण के रूप में जो है राशि ली जाती है। उसी तारतम्य में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्मरण करते हुए उन्होंने एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया है उसको आत्मसात करते हुए आज का ये कार्यक्रम हमने संपन्न किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर समर्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंडित जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ साथ हमने आह्वान किया सभी कार्यकर्ताओं से कि पंडित जी के एकात्म मानव दर्शन के और उनके विचारों को अंगीकार करते हुए पार्टी में शुचिता स्थापित हो, पार्टी में सदैव पारदर्शिता बनी रहे और पार्टी के काम में भी पारदर्शिता बनी रहे। इसलिए कुशाभाऊ ठाकरे जी ने आज के दिन समर्पण निधि की स्थापना की और सभी कार्यकर्ताओं से हम 1000, 5000, 2000, 10,000 तक की समर्पण निधि देते हैं और उससे पार्टी का निरंतर। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने आपको बताते चले कि दादाजी धूनीवाले जिला चिकित्सालय सह नंदन कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों से बातचीत की, वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधक को फ्लोर पर बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और साथ ही एक्सपायरी दवाओं की सूची अपडेट करते हुए प्रसूता वार्ड में भी सुरक्षा सुनिश्चित करने और दंत रोग विभाग को एक जगह पर रखने के निर्देश दिए हैं। इस निरीक्षण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन, अनुविभागीय अधिकारी बजरंग बहादुर और अस्पताल के अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने दादाजी धूनेवाल जिला चिकित्सालय सह नंदन कुमार सिंह चौहान और शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों से बातचीत की है और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रबंधक को फ्लोर पे बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और एक्सपायरी दवाओं की सूची अपडेट करने के लिए और साथ ही प्रसूता वार्ड में सुरक्षा सुनिश्चित करने, दंत रोग विभाग को एक जगह पर रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। जिला पंचायत के साथ में सीएमएचओ साहब के साथ में हमारा जो ओल्ड हॉस्पिटल है और जो नए 2 ब्लॉक बने हैं हमारे मेडिकल कॉलेज उनका भ्रमण था। वसीम भैया हाथ जरा पीछे। इस संदर्भ में सबसे पहला जो एक आपत्तिजनक बात चली है पता कि थोड़ा सा वार्ड्स का हमारा मिसमैनेजमेंट है। हमारे कुछ एक ऐसे सेक्शन हैं जो मल्टीपल जगह चल रहे हैं, उससे पेशेंट को तकलीफ आएगी। दूसरा, कुछ ऐसा पाया गया कहीं पर तो रूम खाली पड़े हैं और कहीं पर हमारे बेड कम पड़ रहे हैं और नीचे भी पेशेंट्स पड़ा है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट पाई गई है। बट ओवरऑल जो आमजन से बात की गई है तो यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। साथ में मैजिस्ट्रेट्स को निर्देशित किया गया है कि स्पेशली जो रात में हमारी महिला आती हैं प्रसूति के लिए उनके यहाँ पर चेक करें कि कोई मेल अटेंडेंट रात। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा की तरफ से रायसेन निवासी प्रमोद अहिरवार को कान की मशीन दी गई है। कलेक्टर के निर्देश पर CMHO की तरफ से प्रमोद को उसके कान में मशीन लगाकर चेक भी कराया गया। मशीन लगने के उपरांत कलेक्टर विश्वकर्मा ने प्रमोद से पूछताछ
पूछा कि अब ठीक से सुनाई दे रहा है। इस पर आवेदक ने कहा कि अब साफ साफ सुनाई दे रहा है। कान की मशीन के लिए धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हुए। उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देते हुए आवेदक प्रमोद ने बताया कि उसे कम सुनाई देता है। बातों को सही से समझ ना पाने की वजह से उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने प्रमोद की जांच के उपरांत कान की मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई हुई और इस दौरान कम सुनाई देने की समस्या से परेशान था एक शख्स, जिसको शख्स की जनसुनवाई में उसे कान की मशीन उपलब्ध कराई गई है। दरअसल कलेक्टर के निर्देश पर CMHO की तरफ से प्रमोद को उसके कान में मशीन लगाकर चेक कराया गया। मशीन लगने के उपरांत कलेक्टर विश्वकर्मा ने प्रमोद से पूछा कि अब ठीक से सुनाई दे रहा। इस पर आवेदक ने कहा कि साफ साफ सुनाई दे रहा। अब कान की मशीन के लिए धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि रायसेन में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल लेकर आए टैंकर का स्वागत किया है। उन्होंने विधि विधान के साथ पवित्र गंगा जल से भरे हुए टैंकर की आरती करके अभिनंदन किया। इस मौके पर मंत्री सारंग ने बताया कि नरेला विधानसभा के लोगों के लिए हर घर गंगे पहल की शुरुआत हुई है। इसके तहत प्रयागराज महाकुंभ का पवित्र गंगा जल हर घर तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। इस गंगा जल को विशेष रूप से प्रयागराज से लाया गया है और इसे बोतलों में पैक कर वितरित किया जाएगा। मंत्री सारंग ने बताया कि महाकुंभ के पावन अवसर पर प्रयागराज से गंगा जल मंगवाया गया। इसके प्रत्येक नागरिक अपने घर पर ही स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें और धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग कर सकें। इस पहल पर स्थानीय निवासियों ने भी विशेष उत्साह देखने को मिला और सारंग के इस प्रयास के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने हर्षोल्लास के साथ पुष्प वर्षा की। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण में बदल दिया। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ का गंगा जल हम आज टैंकर के माध्यम से भोपाल लेकर आए हैं। हर सनातन धर्मावलंबी का यही प्रयास रहता है कि वो कुंभ में डुबकी लगाए और बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते। तो हमने ये प्रयास किया कि हम कुंभ से गंगा जल भोपाल लेके आए और वो हम लेकर आए हैं और एक एक घर में हम ये गंगा जल का वितरण करेंगे बॉटल के माध्यम से। बिलासपुर निवासी समाजसेवी और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता डॉक्टर जितेंद्र सिंगरौल की ओर से अपने पिताजी देवनाथ सिंगरौल के पार्थिव शरीर को एक साल पहले शासकीय आयुर्वेद चिकित्सक महाविद्यालय बिलासपुर में देहदान किया गया था। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय में सिंगरौल परिवार ने कदम का पेड़ रोपण कर देहदान के महत्व को याद किया। कार्यक्रम रचना शरीर विभाग की ओर से देहदान के लिए जागरूकता के उद्देश्य से किया गया और दहीची देवनाथ सिंगरौल की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयुर्वेद महाविद्यालय परिवार ने कदम का पेड़ रोपण के पावन अवसर पर दहीची देवनाथ सिंगरौल के बेटे डॉक्टर जितेंद्र सिंगरौल समेत उनके परिवार के सदस्यों और विद्यार्थियों ने पौधारोपण किया है। आपको बताते चलें कि दहीची देवनाथ सिंगरौल की पहली पुण्यतिथि है और इस दौरान आयुर्वेदिक महाविद्यालय में पौधारोपण किया गया है। परिजनों ने देहांत के महत्व को याद किया है। प्राइड ऑफ एमपी सीजन 4 का मेगा ऑडिशन भोपाल के रिवेरा क्लब में आयोजित किया गया। लगभग 100 से अधिक युवाओं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राइड ऑफ एमपी सीजन 4 में भाग लेने के लिए नामांकन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक रूपी खान ने बताया कि प्राइड ऑफ एमपी हर साल होनहार युवा युवतियों का चयन अशोक के माध्यम से उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म देता रहा है। सीजन 1 की पार्टिसिपेट बिग बॉस फेम ईशा मालविया भी शो का हिस्सा रह चुकी हैं। इस साल भी यंग टैलेंटेड युवा
युवतियों ने जो है भाग लिया है। हमारी यही कोशिश रहती है कि प्राइड ऑफ एमपी से जुड़ने वाले प्रतिभाशाली युवा और युवतियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और साथ ही राजधानी भोपाल में आ रहे हर प्रोजेक्ट उनके हिस्सेदारी दिलाई जाए और इसमें प्रतिभाशाली और होनहार बच्चन को भी अपनी प्रतिभा को लेकर जो है वो देश भर के सामने लाने का मौका मिले। और इस शो का ग्रैंड फिनाले जो है वो 22 फरवरी को भोपाल के रीवा रिजॉर्ट में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेलिब्रिटी, मॉडल और टीवी रियलिटी शो में अपनी पहचान बनाने वाले कई कलाकार मौजूद रहेंगे। देखिए, हमारे पास 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे जो कि ऑनलाइन हुए थे। फिर हमारे ऑफलाइन ऑडिशन जैसे कि आपने देखा चल रहे हैं और ये लास्ट ऑडिशन था। और हमारे पास 50 कैंडिडेट जो 50 मॉडल हैं हमारे, ये फिनाले में परफॉर्म करेंगे। ऑडिशन का पहले बता दीजिए और क्या थीम रहने वाली है इस बार आपके शो? देखिए, जैसे कि हम इंडियन सभ्यता और इंडियन कल्चर को ही फॉलो करके इस शो में चलते हैं। और जैसे कि हमारा पहला राउंड जो है वो हमारा है प्राइड ऑफ एमपी नाम का ही हमारा राउंड है, जिसमें कि इंडियन ड्रेसेस को प्रमोट किया जाएगा। और सेकेंड राउंड हमारा रेट्रो थीम पे है, जिसमें कि हमारा बॉलीवुड फैशन जो कि 70s 80s का फैशन था वो दिखाया जाएगा। और लास्ट हमारा बड़वाह के नागेश्वर स्थित प्राचीन श्री गोपाल लाल मंदिर में विराजमान अष्टभुजाधारी ठाकुर जी के दुर्लभ श्री विग्रह प्रतिमा के 300 साल पूरे होने पर 7 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन की शुरुआत 19 फरवरी से होगी। प्रतिदिन पूजन अनुष्ठान, रात में देश के कई प्रांतों से आए कलाकारों की भजन संध्या होगी। मुख्य आयोजन 25 फरवरी को है, जिसमें 300 वर्ष में पहली बार अष्टभुजाधारी ठाकुर जी की प्रतिमा को 21 फीट लंबे फूल बंगले के रूप में सुसज्जित रथ पर नगर भ्रमण कराया जाएगा। अपने गोपाल मंदिर बड़वाहा में श्री गोपाल जी को 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बड़वाहा में गोपाल मंदिर में 7 दिवसीय आयोजन अपने गोपाल मंदिर भक्त मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय भव्य आयोजन में ऐतिहासिक बात यह है कि अपने अष्टभुजा जो गोपाल जी हैं, ये जो कि भारतवर्ष में केवल 2 ही हैं, एक अपने यहाँ है बड़वाहा में और एक धार जिले में है। तो अपने ठाकुर जी का 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये जो भव्य आयोजन किया जा रहा है गोपाल मंदिर भक्त मंडल द्वारा, इसमें मुख्यतः ये है कि 7 दिवसीय आयोजन है। जो प्रातःकालीन में ठाकुर जी का उत्सव इस प्रकार किया जाएगा कि प्रथम ध्वजारोहण और कलश स्थापन और देवताओं का आवाहन है प्रथम दिन। द्वितीय दिन में ठाकुर जी का 11 कुंडल दूध से महाभिषेक है। तृतीय दिन फूलों से अर्चन है। चतुर्थ दिन में 51,000 तुलसी दल से अर्चन किया जाएगा। पंचम दिवस में अपने वैष्णव परंपरा के अनुसार रामार्चन पूजन का आयोजन रखा गया है। छठे दिन में 56 भोग और यज्ञ है। 7वें दिन में जो राजशाही पेशवाई हमारे श्री गोपाल जी की जाएगी, उसमें कम से कम भारत वर्ष से हर प्रांतों से आए हुए 1000 संतों के सानिध्य में ये शोभित यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कि 1000 संत, महामंडलेश्वर, श्री महंत आदि सब रहेंगे। और इसमें हाथी, घोड़े, बग्गियां और ऊंट, ये सब इसमें ठाकुर जी के रथ में रहेंगे, ठाकुर जी के सन्निधि में रहेंगे। ठाकुर जी का जो रथ है वो 21 फीट का रथ बनाया गया है, जो कि फूल बंगले के तौर पर सजाया जाएगा। जैसे कि फूल बंगला बनाया जाता है ठाकुर जी का, इस प्रकार से उसको बनाया जाएगा। और जब ठाकुर जी मुख्य मार्ग से, महात्मा गांधी मार्ग से निकलेंगे, उस समय ठाकुर जी के रथ के सामने रोड के आइट साइड में, जैसे कि प्राचीन परंपरा के अनुसार केले रखे केलों के पौधों से सजाया जाता था, सुसज्जित किया जाता था, उसी प्रकार हमने 1000 केले के पौधे लगवा रखे हैं। उन 1000 केले के पौधों को मार्ग के दाएं बाएं में लगाया जाएगा, ताकि एक प्राकृतिक तौर पर ये संदेशा सबको जाए और सभी इससे सीखें एक सहज में। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम किया। रायपुर में मेयर चुनाव के लिए मतदान से पहले फायरिंग हुई है। राजधानी रायपुर के गोल बाजार थाना स्थित चुकनी मंदिर के पास में एक युवक ने अपनी पिस्टल से फायरिंग की और बताया यह भी गया कि विवाद के बाद अपनी देसी पिस्टल से हवाई फायरिंग की गई। आपसी विवाद की वजह से ये फायरिंग हुई है। पूरा मामला गोल बाजार थाना क्षेत्र का है। फिलहाल मामले पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से एक देसी पिस्टल बरामद हुई है।
बाजार क्षेत्र में कल रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास पिस्टल से फायर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तारी किया गया है। थाना गोल बाजार क्षेत्र में कल कुश का कार्यक्रम आयोजित था चिकनी मंदिर रोड पर। उसी दौरान लगभग 12:30 बजे के आसपास उस गली में ऐसी सूचना मिली कि 2 लोग आकर वहां किसी एक व्यक्ति के द्वारा पिस्टल से गोली फायर किया गया। इस सूचना पर तत्काल शहर की पूरी टीम और एसीसीयू की पूरी टीम मौके पर पहुंची। मौके के आसपास के अवलोकन उपरांत और पास में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए उसके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि उसके दौरान ही उस गली में जाकर के काफी लोग उपस्थित थे। उसी दौरान 2 व्यक्तियों में से एक के द्वारा पिस्टल से 2 राउंड फायर किया गया। सीसीटीवी देखने के उपरांत 2 आरोपियों का चिन्हांकित किया गया और पुलिस पार्टी के द्वारा लगातार इसको संबंधित ठिकाने पर दबिश दिया जाकर के 12 घंटे के पूर्व ही इस अपराध में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर सैफुद्दीन उर्फ टप्पू और दूसरा मोहम्मद कलीम। ये दोनों मधापारा थाना क्षेत्र के निवासी हैं और लखुटी या फिर कबाड़ी या फिर इस प्रकार के काम करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य उसको लोगों में रौब जमाने का था, जिस पर 2 फायर किया गया। क्योंकि मामला फायर से जुड़ा हुआ था, पिस्टल से जुड़ा हुआ था, पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना गोल बाजार में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 28 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की जा रही है। इसके विरुद्ध में और भी आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके पिस्टल की उपलब्धता या सप्लाई के संबंध में भी इनसे पूछताछ। राजधानी रायपुर के संतोषी नगर में रहने वाले 3 बांग्लादेशी भाई इस्माइल, अकबर और साजन तीनों इराक जाने के लिए भारत आए थे। तीनों का ठिकाना पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, जिसके बाद में ये तीनों रायपुर आकर बस गए। मुंबई एटीएस की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। किया गया है। इनके पास जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनमें संदेह व्यक्त किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में इन तीनों को मुंबई से एटीएस के माध्यम से गिरफ्तार किया जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है। रायपुर माननीय न्यायालय से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ली गई है। सभी पहलुओं पर जांच के दौरान में दस्तावेज संकलित किए जाएंगे और पूछताछ किए जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में थाना टिकरापारा में धारा 318(4), 338, 341, 111 BNS और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के साथ में अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ देखिए क्या कर रहे थे, क्या करते थे, कब से रह रहे थे, यहाँ रखिए क्या कर रहे थे। ये वर्तमान में 26 जनवरी 2025 को थाना टिकरापारा के संतोषी नगर मिश्राबाड़ा से छोड़ करके मुंबई और बाद में इराक भागने की तैयारी में थे। वहां भागने के पूर्व कबाड़ी का धंधा करते थे और तीनों भाई एक साथ में रहकर निवास। ये जो दस्तावेज तैयार किए गए थे उसमें जिन्होंने मदद की है, क्या उन पे भी कुछ आगे पूछताछ की जाएगी? जो भी इस पर जिसके द्वारा भी दस्तावेज फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने या फिर रुकवाने में जो मदद किए गए थे, अगर इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मिश्रा की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। ये दुर्घटना प्रयागराज से लौटते समय देर रात घटी, जिससे संगठन को अपूरणीय क्षति हुई है। पंकज मिश्रा का योगदान मानवाधिकार संरक्षण में अभूतपूर्व था। उनकी अचानक से मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लक्ष्मी नारायण खेरोनिया के कार्यालय में उनके साथियों के सहयोग से किया गया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने नम आंखों से पंकज मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण खेरोनिया, एडवोकेट जगदीश रघुवंशी सहित अन्य प्रमुख नेता उनके साथ ही उपस्थित रहे।
फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।